हेलो डियर ऑफिसर्स, आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। और मैं अभिनव गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मूल मंत्रा क्लासेस पे। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है मूल मंत्रा क्लासेस पे। और सबसे पहले बहुत सारा धन्यवाद और आभार आप सभी लोगों का कि जो भी हमारी क्लासेस अभी आपके सामने यूट्यूब पे लाई जा रही हैं उसे बहुत अच्छा आप सभी लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसे आप लोग लाइक और शेयर कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। देखिए आपका जो सपोर्ट होता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, और आपके सपोर्ट और आपके रिव्यू से ही जो है हम अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव कर पाते हैं कि आपको क्या चाहिए होती है। और वैसे भी जो क्लास है मूल मंत्रा क्लासेस बिल्कुल आपके लिए मूल मंत्रा ही साबित होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। एग्जाम की मूल मंत्रा है, आप जानते हैं इसकी टैगलाइन क्या है, द की टू योर सक्सेस। जी हाँ, बिल्कुल आपकी सफलता की कुंजी बनने वाले हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए आप सभी को अपना रिव्यू देना पड़ेगा कि सर ये चीज़ें थोड़ी सी और आप इम्प्रूव कर ले जाइए, क्योंकि आपका रिव्यू ही जो है हमें पहली बात इंप्रूवमेंट के लिए प्रोत्साहित करता है। आज कुछ नहीं, आज हम आपसे जुड़े हैं रीजनिंग के पूरा सिलेबस डिस्कस करने के लिए कि रीजनिंग की सिलेबस क्या क्या है, किस एग्जाम में कितने क्या क्या नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरा फुल डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई में कितने एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस के कितने एग्जाम्स होते हैं, एसएससी में कितने एग्जाम्स होते हैं, रेलवे में कितने एग्जाम्स होते हैं, सारे हम पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कितने कितने नंबर्स की रीजनिंग आती है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। इससे पहले एक बात जरा और आपको बता दें, ठीक है, आपकी जो क्लासेस हैं वो 8 बजे सुबह जो आपकी क्लास है वो अभी करंट अफेयर की है, जो कि 1-2 दिनों में इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 9 बजे आपकी क्लास एडिटोरियल एनालिसिस की होगी इंग्लिश की। इसके बाद एक क्लास भी आपकी जो है कि स्टार्ट हो जाएगी आपकी कल से ही। इसके अलावा जो है कि कल मतलब कि आज ही से आपकी क्लास इसकी स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद आपकी क्लास 11 बजे है जो कि आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, और इसके बाद आपकी क्लास होती है 2 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, और इसके बाद फिर 4 बजे आपकी जीएस की क्लास होगी। इसके अलावा 8 बजे जो है कि आपकी क्लासेस जीएस हिस्ट्री की क्लास, यहाँ 4 बजे आपकी जीएस पॉलिटी चल रही है, अभी 8 बजे जीएस हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा आपकी क्लास जो है कि 9 बजे आपकी क्लास एक लगने वाली है जो केवल आपकी पजल की होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको डेली, आप कहते थे पजल में बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डेली पजल की आपकी क्लास लेकर आई गई है, जिसमें डेली आपको 1 से 2 पजल सॉल्व कराया जाएगा। इसके अलावा 9:30 बजे आपके मैथ गुरु आपसे जुड़ेंगे और ये डिस्कस करेंगे डेली आपसे 1 या 2 डीआई के क्वेश्चंस, यानी कि रेगुलर बेसिस आपकी डीआई और पजल भी हम सॉल्व कराने वाले हैं आपको। तो ये पूरी क्लास के शेड्यूल है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे रीजनिंग को, लेकिन इससे पहले फिर एक आपको बात बता दें कि सर आप मूल मंत्रा क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, इसलिए क्योंकि उस ग्रुप में ही आपको क्लास की लिंक आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं रीजनिंग सिलेबस के ऊपर। देखिए जिस रीजनिंग को हमने कैटेगराइज किया है इसको हमने 5 अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया। वर्बल रीजनिंग जिसे आप कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति, भाषिक तर्क शक्ति। अच्छा, नॉन वर्बल को कहते हैं आप अभाषिक। अक्सर जैसे हम पूरी की पूरी चैप्टर्स को हम केवल नाम से हम डिस्कस कर ले जाते हैं कि चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है, सेम वही कहानी यहाँ भी। अच्छा सोचिए, भाषिक तर्क शक्ति, भाषिक का मतलब क्या होता है और अभाषिक का मतलब क्या होता है। भाषिक का मतलब होता है कि जिसमें भाषा का प्रयोग किया गया, अभाषिक का मतलब जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। तो सर रीजनिंग के कौन से क्वेश्चंस आपके होते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे सर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, सर डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, सर ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे आपके कहीं ना कहीं भाषा लैंग्वेज के प्रयोग करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन नॉन वर्बल मतलब जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं, जिससे कि आप कह सकते हैं फिगरल क्वेश्चंस, जितने आपके फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं सब के सब आपके क्या होते हैं सर, नॉन वर्बल के हिस्सा होते हैं, मतलब जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप मिरर इमेज कह लीजिए, जैसे आप वाटर इमेज कह लीजिए, हमारे मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके क्या होते हैं सर, नॉन वर्बल के हिस्से में आते हैं। क्या आगे आता है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपके सामने आता है लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सर, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका आता है एक एनालिटिकल रीजनिंग और एक आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। कुछ चैप्टर्स को हमने अलग करके मैथमेटिकल और एनालिटिकल को अलग अलग कर दिया है। क्या है आइए आगे समझते हैं। हमने कहा सबसे पहले आपके सामने आता है वर्बल रीजनिंग जिसे आप कहते हैं भाषिक तर्क शक्ति। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका डिस्कस किया जाएगा वो है अल्फाबेटिकल सीरीज एंड मिसलेनियस सीरीज, यानी कि वर्णमाला एवं मिश्रित श्रृंखला। देखिए जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं या जब आप किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस में आपसे किसी व्यक्ति ने आया, आपने कोई गड़बड़ी करी तो क्या बोलेगा कि अरे भैया कम से कम बिजनेस की पहले ABCD तो सीख ले होते तब तो बिजनेस स्टार्ट करते।
पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है तो अब से क्या बोलेगा, अरे पढ़ाई करना शुरू कर दिया, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की ABCD भी जानते हो क्या होता है, मतलब हर चीज़ की ABCD जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो। इसलिए सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग का ABCD, और रीजनिंग की ABCD से शुरुआत करेंगे जिसे अल्फाबेटिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है, वर्णमाला श्रृंखला। फिर आता है आपका एनालॉजी, जिसे आप कहते हैं समरूपता या सादृश्यता, तो इसे आप समरूपता या सादृश्यता कहते हैं। फिर आपका आता है क्लासिफिकेशन, इसे आप कहते हैं वर्गीकरण। केवल समरूपता वर्गीकरण से मिलकर के आपके CGL, CHSL या MTS ऐसे मोटा मोटा कहिए कि SSC के पेपर में 6 से 7 क्वेश्चंस आपके केवल इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर के आते हैं सर। अब आप समझ सकते हैं कि इन दोनों चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा आपके लिए हो जाती है, इसीलिए आप इन दोनों चैप्टर्स को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस भी करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई आपकी लेक्चर की पाबंदी नहीं है कि सर जो हमें लेक्चर लेना है वो 15 लेक्चर 20 लेक्चर में पूरी रीजनिंग पढ़ानी है, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम आपको इस रीजनिंग का एक एक चैप्टर का उतने गहनता से अध्ययन करके आपको बताएंगे जब तक कि वो चैप्टर पूरा पूरा आपका क्लियर ना हो जाए। आगे फिर आते हैं और पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग से आप बोलते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। कूट का मतलब होता है पासवर्ड, लेखन मतलब लिखने की विधि, और वाचन मतलब पढ़ने की विधि। मतलब पैटर्न, पासवर्ड, लॉजिक लिखा जाएगा, समझा जाएगा, फिर उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसे भी बताया जाएगा कि क्या लॉजिक लगाई गई थी। आगे आता है डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, दिशा और दूरी। बड़ा एक पुराना गाना है, जो लोग पढ़े ऑफलाइन क्लास से हमसे उनसे पता है कि कौन सा गाना हम बताने वाले हैं। एक गाना है बड़ा पुराना कि कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। जी हाँ, पूरा पूरा क्वेश्चन केवल आपसे ये पूछा जाएगा और कहा जाएगा एक व्यक्ति है घर से ये निकलेगा, कहेगा वो दाहिने गया, वो पूर्व दिशा में गया, फिर दाहिने मुड़ा, फिर पश्चिम गया, फिर दाहिने मुड़ा। अब बताइए वो किस दिशा में चल रहा है, तभी वो गाना याद आता है कि कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। वो दिशा आपको बताना होगा कि किस दिशा में चल रहा है। जादू के जैसे क्वेश्चन लगवा देंगे सर, उंगली पे ऐसे गिनवा के कितनी बार लेफ्ट और राइट मुड़ा है, ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा देंगे। इसका पूरा एक नया तरीका आपके सामने लेके आने वाले हैं। फिर आपके सामने आता है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन तो बड़े अच्छे से आप लोग निभाते हैं। आजकल तो पता नहीं कितने नए नए रिश्ते आपके सामने आ गए हैं। इस समय तो रिश्ते इतने आ चुके हैं कि हर 10 दिन पे आपके रिश्ते एक ही लोग से बदलते रहते हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं समझना है हमको। हमने कहा समझिए कि जो आपके ब्लड रिलेशन है सर, इसमें केवल हमें वही रिलेशन पढ़ना है जो ब्लड से संबंधित होता है। मतलब कह सकते हैं खून का रिश्ता, रक्त संबंध, खूनी रिश्ता नहीं, खून का रिश्ता। अच्छा, आगे क्या है, ऑर्डर रैंकिंग। फिर आता है आपका ऑर्डर रैंकिंग, क्रम परीक्षण जिसे आप कहते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति को कहा जाएगा कि द पोजीशन ऑफ, या बोल सकते हैं द रैंक ऑफ पर्सन इज फ्रॉम लेफ्ट इज 20 एंड द रैंक ऑफ द पर्सन इज फ्रॉम राइट कितना हो जाएगा सर, 15। मान लीजिए व्यक्ति है जिसका हमने कहा लेफ्ट से 15वां है, राइट से 10वां है। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑर्डर रैंकिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन नए पैटर्न का आने लगे हैं, जिसमें कहा जाता है कि सर ये जो है बी से बड़ा है, सी से छोटा है, ए का नंबर बी से अधिक है लेकिन सी से कम है, लेकिन सी का नंबर डी से अधिक है लेकिन ई से कम है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके ऑर्डर रैंकिंग में आते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। हर एक पैटर्न डिस्कस किया जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन आता है, फिर आता है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड। वर्ड फॉर्मेशन और लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, ये क्वेश्चंस आपके एसएससी और रेलवे में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, पुलिस और स्टेट लेवल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बैंकिंग में इसका कोई अहम योगदान नहीं होता है। लेकिन सर एक बात बताएं कि सर यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में फिक्स है बैंकिंग छोड़ के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कुछ नहीं। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपके सामने एक वर्ड हमने लिखा मिरर, और इसमें से हमने कहे पूछ लिया आपसे बताइए मिरर से हम क्या क्या बना सकते हैं। हमने पहला आपके सामने लिखा MIE, दूसरा वर्ड हमने आपके सामने लिखा MIC, तीसरा वर्ड हमने आपके सामने लिखा कि ROR, और चौथा वर्ड हमने आपके सामने लिखा कि IROE। अब बताइए हम इसमें से क्या बना सकते हैं। आपने कहा सर मिरर में MI, ये जो E लिखा है आपने, E तो मिरर में कहीं नहीं लिखा है सर, मतलब MIE नहीं बना सकते आप। MIC सर, C तो कहीं मिरर में दिख ही नहीं रहा है, तो ये माइक भी आप नहीं बना सकते हैं। अच्छा IROE, फिर E आया सर, E तो माइक कहीं नहीं लिखा, आप इसको नहीं बना सकते हैं। यहाँ से जो वर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, ROR हो जाएगा। तो ऐसे आपके सामने बड़े बड़े वर्ड देंगे, पूछे जाएंगे कि बताइए इसमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड का मतलब होता है आपके सामने, मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पे AEC और K। अब बताइए इसका लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड मतलब इसको कैसे अरेंज किया जाएगा।
तो सबसे पहले ABCD में कौन आता है सर? ए आता है, एक के बाद क्या आता है, फिर सी आता है, सी के बाद क्या आएगा ई, और ई के बाद क्या आएगा के। तो ये आपका जो है वो लॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर। सीधा सा समझिए कि आपको डिक्शनरी ऑर्डर में यहाँ पे शब्दों को अरेंज करके बताना होता है। इसे कभी हम अरेंज करके आपको नहीं सिखाएंगे सर। अच्छी तरह आपको पता है कि केवल एक तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन, और एकदम बेहतरीन तरीका होगा जिससे हम पूरे क्वेश्चंस आपको विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करवा देंगे, बिना पेन और पेपर, एकदम गारंटी होगा इस चीज़ का। अच्छा, आगे आता है डाइस, जिसे आप कहते हैं पासा। लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक खेला गया गेम अगर कोई है, सर्वे में बताया गया है कि लूडो खेला गया है सर। ऐसा बताया गया कि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा लूडो खेला गया है। तो लूडो में जो एक पासा होता है, बस उसी के बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है कि उस पासे को अगर हम फेंक रहे हैं, अगर उस पासे को हमने फेंक दिया और वो पासा कुछ हमें ऐसा दिख रहा है, तो इस पासे पे मान लीजिए सामने वाले फेस पे यहाँ पे आपका 6 लिखा है और यहाँ पे आपका 2 लिखा है, यहाँ पे आपका 3 लिखा है, तो बताना होगा कि इस 6 के पीछे इस फेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा फेस आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पासे के आपके सामने लिए जाएंगे। फिर आपके सामने आता है क्यूब और क्यूबाइड, इसे आप कहते हैं घन और इसे आप कहते हैं घनाभ। घनाभ आपका स्टेट एग्जाम में ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो क्यूब है ये आपके रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में भी आता है, लेकिन घनाभ आपका एसएससी और रेलवे बहुत 2-4 सालों में कभी एक बार आता है, लेकिन स्टेट एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपके उसके बाद आता है क्लॉक। सर क्लॉक तो हम बचपन से पढ़ते हैं, बात उन दिनों की है। जरा एक चीज़ आपको एक कहानी छोटी सी बता दें, जब क्लॉक की शुरुआत हमने की थी, हमने कहा क्लॉक समझिए, बात उन दिनों की है जब कभी घड़ी कुछ ऐसा हुआ करती थी, एक कुछ सुइयाँ ऐसे हुआ करती थी और ये टाइम आपका यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसा टाइम हुआ करता था, और जो हम हुआ करते थे वो कुछ ऐसे छोटे से हुआ करते थे। ये थोड़ा सा स्मार्ट कम बन गए हैं, कोई बात नहीं। हमने कहा मान जब हम ऐसे हुआ करते थे और एक घड़ी ऐसी हुआ करती थी, तब हम घड़ी देखने जाते थे। कोई कहता बाबू देख क्या हो कितना टाइम हो रहा है, हम क्या कहते थे, हम जाके कहते थे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, घड़ी जो है उसकी जो छोटकी सुइया है वो 1 पे है और जो बड़की सुइया है वो 4 पे दिख रही है। तो तुरंत समझने वाला समझ जाता था कि छुटकी सुइया 1 पे मतलब 1 बज रहा है और 4 मतलब कि ये 20 मिनट चली है, यानी 1:20 का समय आपका हो रहा है। तो सर ये बात उस समय के जब हमें घड़ी देखना नहीं आता था। अभी हम सभी लोगों को घड़ी बड़े अच्छे से देखना आता है, लेकिन अभी भी हमें घड़ी में अगर ये पूछ लिया जाए बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना है, तो शायद हमें अभी नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे क्लॉक तो जरूर पढ़ना होगा, लेकिन क्लॉक के उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, कैलेंडर जिसे आप बोलते हैं पंचांग, हमें कैलेंडर भी पढ़ना होगा सर। कैलेंडर भी हमारे सामने 2 आते हैं, एक आपका हिंदी कैलेंडर होता है जिसे हिंदू कैलेंडर के नाम जानते हैं, और एक आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है जिसे आप इंग्लिश कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। ग्रिगोरियन मतलब इंग्लिश कैलेंडर में आपका जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, ये सब महीने आते हैं, और जो हिंदू कैलेंडर उसमें आता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगन, पुष, माघ, फागुन, ऐसे महीने आते हैं। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे सर। हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैलेंडर में फरवरी 28 की ही क्यों होती है, मार्च को 28 क्यों नहीं बनाया गया। अच्छा, जब कैलेंडर बना तो फरवरी में ही एक दिन बढ़ा के 29 क्यों हो जाता है। मार्च में भी तो 32 हो सकता था, दिसंबर में भी 32 हो सकता था, लेकिन फरवरी में क्यों हो जाता है। लीप वर्ष 4 साल बाद ही क्यों आते हैं, 5 साल बाद भी तो आ सकते थे। पूरा डिस्कस करने वाले हैं सर, पूरा फुल डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, आपकी हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। फिर आता है बैठक व्यवस्था जिसे आप कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सर अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस कब हर शिफ्ट में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि 2 से 3 नंबर में आ जाते हैं। रेलवे में देखें तो वहाँ भी 2 से 3 नंबर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर बात करें इसका हम बैंकिंग के सेक्टर में, तो बैंकिंग में आपके यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो 5 से 10 नंबर प्री में और 10 से 15 नंबर क्वेश्चंस आपके मेंस में आते हैं। आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और अब तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका अनसर्टेन वाला चलने लगा है, मतलब पते नहीं है कि कितने लोग बैठे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक लाइन है उसमें पता नहीं कितने लोग बैठे हैं, या इसके दाहिने वह उसके बाएं, या इसके दाहिने दूसरा, ऐसे कर करके लोग बैठे हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोग। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए कितने लोग बैठे हैं सर, तो हमें अनसर्टेन देखना होगा। ट्रेंगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, बताएगा ट्रेंगल में लोग बैठ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग बैठ रहे हैं, बड़े तरीके के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, हम हर क्वेश्चन को देखेंगे।
फिर आता है मशीन इनपुट। सर मशीन इनपुट आपके कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा भाई और कुछ नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग का जो है कि बड़ा भाई है मशीन इनपुट। तो ये बहुत ही आसान है। मशीन इनपुट का मतलब कुछ नहीं होता है। मशीन इनपुट का मतलब बस जरा ध्यान से सुनिए। हमने कहा देखिए मशीन इनपुट में मान लीजिए एक मशीन है, इसके अंदर कोई चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं और इसका कुछ हमें आउटपुट मिल रहा है। बस हमें इनपुट किया गया चीज़ समझना होगा कि किस तरीके से इनपुट किया गया है और कैसे इसका आउटपुट निकला है। जैसे मान लीजिए आपके सामने हमने लिख दिया 2 और हमने लिखा 3 और फिर आगे हमने यहाँ पे ब्रैकेट मतलब ये मशीन में हमने 2 और 3 को फेंका और बाहर 5 निकल के चला आया। तो अब बताएंगे ना कि सर 2 और 3 को जोड़ करके लिखा गया है। तो फिर आपके सामने सेम हमें क्वेश्चन दे दे और यहाँ पे हम लिख दें कि 3 और 4 और फिर हम पूछे बताइए यहाँ पे क्या। तो आप क्या बताएंगे? सर कहेंगे यहाँ पे देखिए जो लॉजिक थी वो ऐड किया गया था, तो यहाँ भी आपका ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। मतलब एक मशीन के अंदर कुछ चीज़ों को हम देंगे, उसका कुछ आउटपुट निकलेगा, हमें लॉजिक समझना होगा और इसी लॉजिक के आधार पर पूछेगा प्रश्नों का आंसर भी देना होगा। तो ये था आपका पूरा वर्बल रीजनिंग का पूरा फुल डिस्कशन। अब हम डिस्कस करने वाले वर्बल के अलावा कि आपका नॉन वर्बल में क्या आता है। नॉन वर्बल में देखिए मिरर इमेज, जिसे आप कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब, मतलब एक शीशे में व्यक्ति देख रहा है, उसमें क्या होगा? वाटर प्रतिबिंब, मतलब जल प्रतिबिंब की बात की जाएगी। फिगर काउंटिंग, मतलब कि आपके सामने तस्वीरों को गिनने का कार्य किया जाएगा। फिर आपके सामने फिगर कंप्लीटिंग का मतलब आपके सामने मान लीजिए 4 आकृतियां बना दी गई, ये से 4 आकृतियां बना दी गई, ठीक। अब सुनिए, मान लीजिए इसी आकृति में हम एक सर्कल बना देते। क्या बनाते थे सर? एक सर्कल। इस सर्कल में ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ये देखिए हमने कहा यहाँ पे 2 आपका ऐसे ऐसे हमने बनाते चल रहे हैं और मान लीजिए इस वाले हिस्से में हमने कुछ नहीं बनाया। हमें बताना है कि इस हिस्से में कौन सा यहाँ पे पूरा यहाँ से आता है कि मान लीजिए ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ है नहीं और हमारे सामने कुछ फिगर सब बना दिए गए हैं। कुछ फिगर ऐसे बनाए गए, यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया गया, दूसरा फिगर आपके सामने कुछ ऐसा आ गया, फिर आपके सामने एक फिगर आया। हम कहेंगे बताइए इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए किसको उठा कर रख देंगे? तो सर देखिए सब एक सर्कल के एक हिस्से में 2 ही तो लाइन खींची गई है, तो सिंगल वाला नहीं फिट होगा यहाँ पे, ये आपका ट्रिपल वाला फिट नहीं होगा, डबल वाला यहाँ पे लाकर फिट कर दीजिए, आपका बिल्कुल फिगर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कंप्लीटिंग द फिगर हमें पढ़ना होगा। उसके बाद एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है आपके सामने एक आकृति बनाई होगी, इसमें पूछा है कौन सी आकृति आपकी सन्निहित, इसे बोलते हैं सन्निहित आकृति। फिर पेपर को मोड़ना सीखेंगे, पेपर को काटना सीखेंगे। इस पूरे के पूरे नॉन वर्बल रीजनिंग को हम जैसे इसमें किसी भी बिना भाषा के प्रयोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार बिना किसी भाषा का, बिना किसी पेन पेपर का इस पूरे चैप्टर्स को भी हम सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने अब देखिए कुछ चैप्टर्स को हमने अलग किया, कैटेगराइज किया। हमने कहा मैथमेटिकल रीजनिंग में आपके पहला आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसे बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे हम बोल दें आपसे कि मान लीजिए आपके सामने हमने लिखा कि ए एम बी, अच्छा चलिए एम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे ए मल्टीप्लाइड बी डिवाइड सी, ऐसा कुछ हमने लिखा। फिर हमने कहा कि बताइए प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को इससे बदल दो, इसको इससे बदल दो, फिर बताइए इस इक्वेशन का वैल्यू कितना होगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब जहाँ मैथ्स की क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे ऑपरेशंस बोलते हैं ना, ये आपके ऑपरेशंस ही तो होते हैं। तो हमने कहा मैथ के ऑपरेशंस का प्रयोग करके जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, जब सिंप्लीफिकेशन कह लीजिए, तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का हिस्सा होता है। नंबर सीरीज में मान लीजिए आपके सामने नंबर सीरीज लिखा हमने, यहाँ पे लिखा हमने आपके सामने 4 9 27, आगे फिर हमने लिखा 64। तो बताइए अब आगे, अच्छा चलिए यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे आपके सामने अभी 49 लिखा हमने, सॉरी ये हमने सीरीज एक ही सीरीज बना रहे हैं, बिल्कुल इजी सा एक सीरीज है। पहले उदाहरण लेते हैं। हमने कहा पहले हमने 4 लिया, फिर हमने 9 लिया, फिर हमने 16 लिया, फिर हमने 36 लिया, बीच में क्वेश्चन मार्क। अब बताना है आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है। आपने कहा सर देखिए 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, मतलब 5 का स्क्वायर आप आएगा और आपका 25 हो जाएगा। मतलब आप स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, सब कुछ, यानी सब कुछ मैथ का काम हो रहा है। इसलिए हमने नंबर सीरीज को और हमने मिसिंग नंबर को दोनों को मैथमेटिकल रीजनिंग का हिस्सा बनाया। फिर आता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, और एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब आपको पता है, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, इसे बोलते हैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है किसी चीज को विश्लेषण करना, एनालाइज करके फिर उसका आंसर देना।
जैसा आप पजल में अक्सर करते हैं। पजल को क्या किया जाता है, पजल को पहले हम एनालाइज करते हैं कि क्या क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, फिर उसके आधार पर उसे हम एनालाइज करते हैं, उसको डाटा फिक्स करते हैं, फिर हम उसका आंसर, जैसे हमने कहा ये एनालिटिकल रीजनिंग का हिस्सा होता है। और आपको पजल की खूबसूरती बता दें कि सर जो पजल की खूबसूरती होती है यह होती है कि अकेले पजल आपके रीजनिंग का पूरा कट ऑफ पार करवा सकता है बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में, क्योंकि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके प्री में आते हैं और 15 से 20 नंबर क्वेश्चंस आपके यहां से मेंस में आ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, पूरा पूरा सेटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के आपका आधा यानी 60% रीजनिंग आपका कवर हो जाता है केवल पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से। ये सब कुछ ध्यान देना होगा। फिर आपका आता है डिसीजन मेकिंग, से आप कहते हैं निर्णय। आपको डिसीजन लेना होगा, पहले चीजों को पढ़ना होगा, एनालाइज करना होगा, फिर डिसीजन लेके क्वेश्चन लगाने होंगे। फिर आता है आंकड़े पर्याप्तता, जिसे आप बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपका वेन डायग्राम भी आता है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक चीज और आती है, आपके सामने उन्होंने बोला कि देखिए ये आपकी आकृतियां हैं, ये त्रिभुज वाले जो हैं वो क्रिकेटर हैं, ये हॉकी के प्लेयर हैं, ये आपके बैडमिंटन के प्लेयर हैं। बैडमिंटन मान यहाँ पे 2 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6। पूछेंगे बताइए कितने प्लेयर पूरे के पूरे बैडमिंटन खेलते हैं। सब बैडमिंटन 2 यहाँ और 4 यहाँ कितने खेलते हैं, 6 खेलते हैं। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बना बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका इसमें वेन डायग्राम भी आपका पूछा जाएगा। तो ये आपका होता है जिसे आप बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम को वेन आरेख के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका एनालिटिकल होगा। फिर आपके सामने एक चैप्टर आता है जिसे बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग का हिस्सा जिसे आप लॉजिकल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग चलने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग को देखने, और लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो पहले उसे ध्यान से समझा जाए। आप ध्यान समझिएगा। हमने क्या देखा, लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहला आपका आता है सिलोजिज्म, जिसे आप बोलते हैं न्याय निगमन। फिर आता है इनइक्वालिटी, जिसे आप बोलते हैं असमानता। सर इनइक्वालिटी आपके मैथमेटिक्स में भी आती है, लेकिन ये इनइक्वालिटी आपकी दूसरी होती है, मैथ की इनइक्वालिटी आपकी दूसरी होती है। लेकिन ये दोनों चैप्टर्स फिर आपके इतने खूबसूरत होते हैं कि दोनों मिला करके आपके बैंकिंग रीजनिंग का 15 से 20% कवर कर लेते हैं प्रश्नों को। मतलब आप समझ सकते हैं कि सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। सर अभी आपका आरआरबी का पेपर लगा हुआ है, आरआरबी के पेपर में अगर आपके 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, तो इस 40 क्वेश्चन में गारंटी हम दे सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके केवल इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म से आएंगे, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं सर। और सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म की बात करें तो सिलोजिज्म पढ़ने के लिए अगर हम अच्छे से इसको पूरा डिस्कस करेंगे तो आपको लगेंगे कम से कम 7 से 8 लेक्चर, यानी 7 से 8 घंटे समय लग जाएगा पूरा सिलोजिज्म कवर करने में। यानी 7-8 घंटे पढ़ के पूरा पूरा आप 40 नंबर में से 8 से 10 नंबर पा सकते हैं, और इनइक्वालिटी को पढ़ के। फिर आपका आता है स्टेटमेंट और एजम्पशन, जिसे आप बोलते हैं कथन और पूर्व धारणा। फिर आता है स्टेटमेंट और आर्गुमेंट, कथन और तर्क। फिर स्टेटमेंट और कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष। फिर कोर्स ऑफ एक्शन, जिसे कार्यवाहियां बोलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट आपका आता है कारण और प्रभाव। फिर आता है ड्रॉइंग इन्फ्लुएंस, जिसे हम अनुमान निर्धारण बोलते हैं। तो ये फिर आपके लॉजिकल के चैप्टर्स होंगे जो आपके बैंकिंग के मेंस में आपके पूछे जाते हैं, और वो भी थोड़े मोड़े नहीं, आपके 5 से 15 नंबर तक के क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे जाते हैं। बाकी एसएससी और रेलवे में तो एक एक छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके अक्सर आ ही जाया करते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आपके सामने किस किस एग्जाम में रीजनिंग का टारगेट होता है। देखिए जो रीजनिंग आपका टारगेटेड एग्जाम में आते हैं, ये आपका टारगेट एरिया जो है वो रीजनिंग के लिए आपका बैंक है, रेलवे है, एसएससी है, और फिर यहाँ पे स्टेट लेवल एग्जाम्स है। स्टेट लेवल एग्जाम्स का मतलब आपका है जिसमें आपका यूपीएसआई आ जाएगा, यूपी पुलिस आ जाएगा, यूपी ट्रिपल एससी आ जाएगा, इसी में आपका बीडीओ का एग्जाम आ जाएगा। इसी में आपका क्या आ जाएगा सर, देखिए आप ध्यान सुनिएगा। इस स्टेट में आपका क्या आ जाएगा, हमने कहा स्टेट एग्जाम्स में आपके यूपी पुलिस आ जाएगा, यूपीएसआई आ जाएगा जिसकी वैकेंसी अभी आने वाली है। अच्छा इसमें आपका वीडियो का एग्जाम आ जाएगा। फिर आपके ग्राम पंचायत अधिकारी आपका ये होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम, मतलब जितने यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आपके पेपर कराए जाते हैं सब के सब आपके पेपर्स इसके अंदर चले आएंगे। इसके अलावा यूपीएससी जो आईएएस का पेपर कंडक्ट करती है, रीजनिंग यहाँ भी आता है सर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग में भी रीजनिंग आता है जब आप पेपर देते हैं किसका, सीसैट का, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का जब पेपर देते हैं तो इसमें आपके रीजनिंग के, लॉजिकल के, डाइस के, कैलेंडर के क्वेश्चन से आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
तो अगर यहाँ पे आप रीजनिंग की क्लास पूरा का पूरा एक बार पढ़ ले रहे हैं तो इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि डियर ऑफिसर्स, आपके इन किसी भी एग्जाम में आने वाली रीजनिंग कभी भी आपसे बचने वाली नहीं है। पूरा क्वेश्चन अगर आप 40 क्वेश्चन है तो शायद अगर फार्मूला आपको दिमाग से उतर जाए तभी भी आप 39 क्वेश्चन आप करके ही आएंगे। आगे देखते हैं। आगे हमने कहा देखिए एसएससी में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। तो जो आपकी एसएससी है वो एसएससी आपकी सीजीएल के पेपर करवाती है। सीपीओएसआई होता है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका एसएससी मल्टीटास्किंग का होता है। सीएचएसएल होता है जो कि इंटर लेवल पे होता है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, एक ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। फिर जीडी का पेपर होता है, जनरल ड्यूटी का। फिर आपका सीएपीएफएस का पेपर होता है। फिर आपका स्टेनोग्राफर का पेपर भी होता है, जूनियर इंजीनियर का होता है और कंबाइंड जूनियर इंडियन ट्रांसलेटर का पेपर होता है। मतलब एक एसएससी के द्वारा 9 तरह के पेपर्स आपके कराए जाते हैं जहां पर रीजनिंग की इंपॉर्टेंस दी जाती है। अकेले सीजीएल के अंदर ही आपके कम से कम 20 डिपार्टमेंट आते हैं सर। आपका सीआईडी से लेकर के और आपके सीबीआई से लेकर कस्टम डिपार्टमेंट से लेकर आपके हर एक डिपार्टमेंट सीजीएल के थ्रू आपको सिलेक्शन देता है। अगर आपके मन में कभी ऐसा है कि हम सर सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम कस्टम डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, सर हम सीआईडी विभाग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सर आपको इस सीजीएल के एग्जाम को क्रैक करना होगा। और इसमें रीजनिंग की योगदान आपके बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। 1/4 का इसमें रेशियो होता है रीजनिंग का। आगे हम दिखाने वाले हैं कितने क्वेश्चंस किस एग्जाम में आते हैं। रेलवे की बात करते हैं, रेलवे में आपके 3 तरह के पेपर कराए जाते हैं। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसकी एग्जाम आपकी अभी बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ी हुई है। पिछले वर्ष से ही आपका 2018 या 2019 पिछले वर्ष फरवरी से इसका एग्जाम अभी फॉर्म भरवा के पेंडिंग में रखा गया है। ग्रुप डी का पेपर आपका है। ग्रुप डी के अलावा का पेपर जो है रेलवे टेक्निकल एग्जाम भी होते हैं, जिसे आप लोको पायलट का पेपर कहते हैं। लोको पायलट के पेपर भी आपके होते हैं, जैसे टेक्निकल ग्रुप के होते हैं। नॉन टेक्निकल ग्रुप का कौन से है सर? ये एनटीपीसी। तो रेलवे में भी आपके 3 एग्जाम हो गए, तो कितने एग्जाम टोटल हो गए सर? 9 वहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 12 एग्जाम आपके ये हो गए। आगे चलते हैं। आगे अब देखते हैं जरा सिलेबस। अभी बैंकिंग की बात कर ले आपके सामने। देखिए जो बैंक होता है, बैंक में आपके एसबीआई का पेपर होता है। एसबीआई में आपके 3 पेपर होते हैं। एसबीआई का आपका क्लर्क होता है, एसबीआई का आपका पीओ होता है और एसबीआई का आपका एसओ होता है। यानी क्लर्क का पेपर, प्रोविजनरी ऑफिसर का और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एसबीआई में 3 पेपर। इसके बाद आपका आता है आईबीपीएस। अब देखिए आईबीपीएस में आपके 6 पेपर होते हैं। पहले तो आईबीपीएस का क्लर्क होगा, फिर आईबीपीएस का पीओ होगा, आईबीपीएस का एसओ होगा। फिर आपका आता है आरआरबी का पेपर। आरआरबी में जिसे आप रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, इसका भी आपका क्लर्क, पीओ, इसमें आपके मतलब टोटल 6 पेपर आपके कराए जाते हैं। किसमें? आईबीपीएस के थ्रू। मतलब बैंक के आपके 9 पेपर यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब बैंक की एक खूबसूरती है सर कि इसके पेपर हर साल होते हैं। एसबीआई के 3 पेपर हर साल कराए जाते हैं। आईबीपीएस के 6 पेपर हर साल कराए जाते हैं। इसके अलावा भी एलआईसी का पेपर है, इसके अलावा नाबार्ड का पेपर है, इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स ऐसे भी जो आपके पर्टिकुलर कराए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में क्या क्या आता है। देखिए आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ की अगर प्री की बात करेंगे तो प्री में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। और पेपर कितने देर का होता है सर? 1 घंटे का पेपर होता है। मतलब 60 मिनट आपको मिलेगा। क्वेश्चन कितने होंगे सर? 100 क्वेश्चन। अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन के ऊपर लगभग आपको 40 सेकंड का टाइम केवल दिया जा रहा है। उसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि 35 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट के अंदर करना होगा। यानी सेक्शनल टाइमिंग भी आपकी लागू हो रही है। मैथ का क्वेश्चन आपका होगा 35 क्वेश्चन जो कि 20 मिनट में। फिर इंग्लिश होगा 30 क्वेश्चन 20 मिनट में। आप सभी लोग काम करिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा बहुत बताते चल रहे हैं, बाकी जो दिक्कत होगी उसे आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद ये जो होता है आपका प्री जो होता है वो केवल आपके क्वालिफाइंग नेचर पे होता है। मतलब इसका नंबर आपके दिए गए मेरिट पेपर में नहीं जोड़ा जाएगा। फिर मेंस और डिस्क्रिप्टिव होता है। अब देखिए मेंस जो है आपका 155 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के और 3 घंटे की टाइमिंग होती है। और उसका 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इसी में होता है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 30 मिनट का होता है और इसे लिखना होता है। लेटर और इससे होता है क्या होता है अभी आगे देखा जाएगा। फिर आपका देखिए रीजनिंग जो है ये आपका, और रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों मिला के 45 क्वेश्चन, 60 मिनट और 60 मार्क्स के होते हैं सर। मैथ आएगा फिर आपका 35 क्वेश्चन, 60 नंबर और 45 मिनट। अब समझिए कि मैथ के आपके 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन।
रीजनिंग 60 नंबर का, मैथ 45 नंबर का। आप इंपॉर्टेंस देखिएगा कितने ज़्यादा रीजनिंग की बढ़ रही है सर। फिर आपका इंग्लिश और जीए, जीए 40 क्वेश्चन 40 मिनट 35 नंबर, और इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 नंबर और 40 मिनट का। मतलब सब मिला जुला के आपके आईबीपीएस और एसबीआई पीओ में रीजनिंग की वेटेज सबसे अधिक दिख रही है आपको। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव जो होगा उसमें 2 क्वेश्चंस आपके होते हैं डिस्क्रिप्टिव में। 2 क्वेश्चंस क्या होंगे, तो आपका लेटर राइटिंग और एक एस्से होगा। 25-25 नंबर के होंगे, 30 मिनट की टाइमिंग होगी। यूजिंग कीबोर्ड नॉट इन पेपर, मतलब आपको कीबोर्ड से ही टाइप करके एस्से और लेटर लिखना होगा, यानी आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, अन्यथा एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस से आप क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। उसके बाद आपका जीडी होता है सर, इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू आपका होता है 100 नंबर का। इसमें 40% मतलब 40 नंबर आपको मिनिमम लेकर आना है। अगर 40 से कम आते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे लिखा है कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, तो फाइनल सिलेक्शन में 80 नंबर आपके मेंस और डिस्क्रिप्टिव से लिए जाएंगे, और 20 नंबर मतलब 20% आपके कहाँ से लिए जाएंगे, इंटरव्यू और जीडी से लिए जाएंगे। तो जीडी और इंटरव्यू का जो 100 नंबर है यहाँ से 20%, और जो आपका पेपर यहाँ से 200 नंबर का हो रहा है, यहाँ से आपका 80% नंबर का हिसाब से, मतलब 80% मार्क्स के हिसाब से इसकी वैल्यू जोड़ के और आपकी मेरिट बनाई जाती है। किसमें, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में। आगे चलिए, अब आता है आईपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्री के सेम पैटर्न आपका है। प्री में आपका वही 20 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन रीजनिंग 20 मिनट में, मैथ 35 क्वेश्चन 20 मिनट, और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 20 मिनट। सेम पैटर्न वही है, ये भी केवल क्वालिफाइंग होता है, बस मेंस के बेसिस पे इसमें आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन मेंस में यहाँ पे सर 190 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 नंबर के हो जाते हैं, और टाइमिंग आपके यहाँ 2 घंटे 40 मिनट हो जाती है। जबकि आपने यहाँ पे पीओ में देखा था कि आपके क्वेश्चंस केवल 155 थे, 200 नंबर के थे, और 3 घंटे का टाइमिंग था। लेकिन यहाँ पे आपका 190 क्वेश्चन, टाइमिंग आपका 2 घंटे 40 मिनट, और आपका 200 नंबर का पेपर। रीजनिंग जो है आपका वो आपका और कंप्यूटर मिला के आपके 50 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट की टाइमिंग, और फिर मैथ आपका 50 क्वेश्चन लेकिन 50 नंबर और 45 मिनट। समझ सकते हैं सर कि रीजनिंग यहाँ भी अधिक है, क्योंकि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने पे 60 नंबर मिल रहे हैं, जबकि मैथ के 50 क्वेश्चन करने पे आपको 50 नंबर दिए जा रहे हैं। आगे फिर आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट, और जीए और एफए का मतलब होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस मिला के आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 नंबर और 35 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। तो एक क्लर्क का इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसे आप कहीं नोट डाउन करिएगा जो लोग क्लर्क और आईपीएस एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आईबीपीएस आरआरबी। अभी जिसका पेपर आपका अगले महीने सितंबर 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसका क्या सिलेबस है? उसका सिलेबस ये है कि आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर के होंगे, और 45 मिनट की आपकी टाइमिंग होती है। रीजनिंग आपका जो है वह यहाँ 40 क्वेश्चन आता है और 40 नंबर का आता है। मैथ 40 क्वेश्चन और 40 नंबर, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। मतलब प्री में केवल 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से? रीजनिंग और मैथमेटिक्स। तो केवल रीजनिंग और मैथ आपके प्री में आते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर मेंस में चलेंगे तो मेंस में आपका 200 क्वेश्चन 200 नंबर 2 घंटे। सर आरआरबी और एसबीआई में हमें 155 क्वेश्चन 200 नंबर का 3 घंटे मिल रहा था। यहाँ 200 क्वेश्चन हमें मिला 2 ही घंटे में सॉल्व करने के लिए। मतलब बात वही हो गई ना कि 100 क्वेश्चन आपका 1 घंटे के अंदर। हाँ, लेकिन यहाँ सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है। आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ 40 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर, करंट अफेयर जीए मतलब कि जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, और कंप्यूटर 40 क्वेश्चन। मतलब यहाँ आपके सब्जेक्ट कितने हो गए सर? यहाँ आपके सब्जेक्ट जो हैं वो 6 हो रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। और यहाँ पे 40-40 के हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका इंग्लिश और हिंदी में हमने स्टार लगा रखा है। क्या रखा है सर? स्टार लगा रखा है। मतलब किसी एक पेपर को ही आपको देना होगा। या तो आप इंग्लिश का पेपर दीजिए, या तो आप हिंदी का पेपर दीजिए। इसमें से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग, मैथ, जीए और कंप्यूटर आपके 4 विषय यहाँ होने हैं। बाकी इंग्लिश से आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश का दीजिए, हिंदी का है तो हिंदी दीजिए। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है इसमें, जो कि 100 नंबर का होता है, और ये भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% होना चाहिए। यहाँ भी वही रेशियो है आपका 80 और 20 वाला।
आगे चलिए, फिर आपको आरआरबी का क्लर्क मिलेगा, प्री का सेम पैटर्न होगा, मेंस का भी सेम पैटर्न होगा। इसके प्री और मेंस में कोई चेंजिंग नहीं, मतलब आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। आगे चलिए, आगे आपका सीजीएल मिलेगा और सीजीएल में आपको टोटल 4 टीयर के पेपर कराए जाते हैं। पहला पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, 1 घंटे की टाइमिंग। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन, मैथ 25, इंग्लिश 25 और जीएस 25, सभी 25-25 क्वेश्चन होंगे, सभी 50-50 नंबर के होंगे। मेंस में जाएंगे तो केवल आपको मैथ और इंग्लिश मिलेगा। मैथ का 100 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे टाइमिंग, इंग्लिश का 200 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे टाइमिंग। मतलब आपका प्री मेंस टीयर 3 में क्या होगा सर? टीयर 3 में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि 2 क्वेश्चंस होंगे, लेटर होगा, एक ऐसे होगा। चाहे आप हिंदी में लिखिए, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, लेकिन ध्यान से सुनिए, 100 नंबर का है। मतलब पूरे मेंस का जो पेपर था ये आपका 400 नंबर का था। जो आपका टीयर 3 है, डिस्क्रिप्टिव है, ये आपका 100 नंबर का है। मतलब बड़ा ही ज़्यादा मायने रखता है। फिर अगला आता है स्किल टेस्ट, जिसमें टाइपिंग मांगी जाती है, लेकिन टाइपिंग प्रत्येक एग्जाम के लिए नहीं होता है। स्किल 4 केवल उनको देना होता है जो पर्टिकुलर कुछ एग्जाम में जाते हैं, जैसे ऑडिटर वगैरह कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें शायद आपकी टाइपिंग मांगी जाती है। तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि सीजीएल में केवल 3 फेज होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 4 देना होता है केवल कुछ पर्टिकुलर पेपर्स के लिए। आगे चलिए, आगे आपका सीएचएसएल आएगा। सीएचएसएल में सेम वही पैटर्न, 100 क्वेश्चन, 100-200 नंबर, 1 घंटे, फिर वही 25-25 क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का कम हो जाएगा। हाँ, यहाँ मेंस तो आपका अलग होता है। यहाँ मेंस में एग्जाम नहीं होता है, मेंस में केवल आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। 2 क्वेश्चन, लेटर और एप्लीकेशन आपके 150-200 वर्ड में, और एस्से आपका लिखना होगा 200 से 250 वर्ड में। 1 घंटे में आपको 100 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी टाइपिंग होती है। ओनली क्वालिफाइंग नेचर, मतलब केवल क्वालिफाई करना है, इसका नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ पे आपका ये पूरा हमने सीजीएल डिस्कस किया, हमने बैंक के सारे पेपर डिस्कस किए, प्लस रीजनिंग पूरा हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपकी क्लासेस भी प्रॉपर वे में अब चलने वाली हैं। देखिए डियर ऑफिसर्स, आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है और हमें भी पता है, ड्यूरिंग लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से ये जो बहुत ही खतरनाक माहौल आपका कोविड-19 चल रहा है, इसमें ऑफलाइन क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इसलिए हम सभी लोग आपके लिए क्लास ऑनलाइन लेकर के आए हैं। और इस ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी ऑफलाइन की तुलना में कुछ प्रॉब्लम्स अधिक होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इनकेस लाइट कट गई, इनकेस नेट चला गया, तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स दूर करके अगर आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करने का कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपसे एक उम्मीद भी हम करते हैं कि आप घर बैठ के अगर आराम से पढ़ रहे हैं तो बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, वीडियो को अच्छे से देखा करिए। जहां डाउट हो अपने डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा करिए। जैसे हमारी अगली क्लास होगी, पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे, देन हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच डियर ऑफिसर्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग का प्यार ऐसे हमें मिलता रहेगा और हम ऐसे आपकी क्लासेस आगे लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच डियर ऑफिसर्स, थैंक यू सो मच।